आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को समझेंगे हम, और साथ ही साथ हम राज्य लोक सेवा आयोग में क्या क्या प्रावधान होते हैं उन सारी चीज़ों को भी आज हम समझेंगे। इसी के एक साथ होता है एक संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। YouTube में भी उसके लिए एक विस्तृत वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, उसको आप एक बार जाके ज़रूर देखना। बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट पे फोकस करके मैंने उसमें समझाया है। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप लगभग आपको राज्य लोक सेवा आयोग से कहीं तक कोई सवाल गलत होने की संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग उन्हीं संविधान के अनुच्छेदों में है जिन अनुच्छेदों में संघ लोक सेवा आयोग है। तो सारे प्रावधान वहाँ के लगभग सारे यहाँ पे भी लागू होते हैं, इसलिए आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। क्लास में तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। आज जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा वो कुछ पॉइंट के इर्द गिर्द हम इसको चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके आसपास ही हम हमारी चर्चा को सीमित रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने सारे चीज़ें निकल के आती हैं इससे कि कहीं हम पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए कुछ विषय मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं। जैसे हम सबसे शुरुआत में पढ़ेंगे आयोग का इतिहास, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो बना या राज्य लोक सेवा आयोग जो बने वो कैसे बने, किन आधार पे बने। इसके बाद हम देखेंगे उपयोग की संरचना, आयोग की संरचना, अध्यक्ष सदस्यों का निष्कासन, आयोग की स्वतंत्रता, आयोग के कार्य, आयोग की सीमाएं, आयोग की भूमिका और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब आप कहेंगे कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग तो सिलेबस में नहीं है, ये गलतफहमी है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अगर आप देखेंगे तो राज्य और संघ दोनों के अलग अलग हैं। ऐसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोग भी है जो संघ से भी संबंधित है और राज्य से भी संबंधित है, दोनों में उसका मिला जुला एक हिस्सा है, वो उसको भी पढ़ना अनिवार्य है। हो सकता है पेपर में आपसे सवाल पूछ लेगा तो आप पेपर वाले से तो कहोगे नहीं कि ये सिलेबस में नहीं है हमारे, इसलिए उसको भी हम अंततः रूप से उसको भी जानेंगे। ठीक है, सबसे शुरू में समझेंगे हम आयोग के इतिहास के बारे में। आयोग का इतिहास क्या कहता है? आप सब जानते हैं जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, 1956 की बात मैं कर रहा हूँ, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था उस समय संपूर्ण देश में नए नए राज्य बन रहे थे, भाषा के आधार पे नए नए राज्य बन रहे थे। फजल अली की रिपोर्ट के आधार पे आप देखेंगे तो भाषा के आधार पे संपूर्ण देश में राज्यों का गठन किया जा रहा था। उनमें से एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश की तत्कालीन स्थिति को समझें आप, तो आपको समझ में आएगा ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नक्शा है, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अगर आप उस समय की तत्कालीन स्थिति को समझते हैं तो यहाँ से लेके ये जो सेक्शन कहलाता था आपका, ये कहलाता था आपका पार्ट सी, और ये वाला जो भाग कहलाता था ये कहलाता था पार्ट बी, और ये कहलाता था पार्ट ए, और ये वाला भाग कहलाता था आपका भोपाल। ठीक है, ये 1956 की स्थिति है। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो हमारे मध्य प्रदेश में जो फेरबदल किए गए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत विस्तृत से पढ़ चुके हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के पार्ट ए बी सी में क्या क्या परिवर्तन हुए और कैसे कैसे हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा यहाँ जानने के लिए आपको पता होगा कि इस वाले क्षेत्र के लगभग 8 जिले हमने कहाँ पे दिए थे, महाराष्ट्र को दे दिए, और जो बचे 14 जिले थे उन 14 जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के साथ पार्ट बी भी शामिल किया गया और भोपाल राज्य को भी हमने मध्य प्रदेश में शामिल किया। पार्ट बी, पार्ट सी और ये जो भोपाल है ये दोनों पार्ट सी का हिस्सा बने। आगे चल के भोपाल भी क्या हुआ, पार्ट सी का हिस्सा बना। ये सब आपको पता है। शुरुआती स्थिति में 1956 के समय में क्या था, आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग 1926 से ही आ गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में, और संपूर्ण देश में जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी सिविल सेवा के लिए वो लोक सेवा आयोग करने लगा था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर रहा था। 1935 में उसको संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया, और 1935 के अधिनियम में ही आपको देखेंगे तो संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया। प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में भी उसमें बताया गया था, और तब से संपूर्ण देश में अलग अलग राज्यों में भी आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग का गठन होना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश भी एक राज्य था, मध्य प्रदेश में भी होना ही था। 1956 में जब ये स्थिति चल रही थी हमारे देश में,
तो ये 8 जिलों को हमने बॉम्बे को दिया और 14 जिलों को शामिल करते हुए इस मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। साथ में विंध्य प्रदेश जिसको पार्ट सी का हिस्सा था और भोपाल, इनको भी हमने मध्य प्रदेश में शामिल किया। उस तत्कालीन स्थिति को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भोपाल और विंध्य प्रदेश जो कि पार्ट सी का हिस्सा थे, इनके लिए कोई भी लोक सेवा आयोग नहीं था। एक समय तो ये अलग अलग राज्य थे, बाद में मध्य प्रदेश में शामिल हुए, पर भोपाल और विंध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग शुरुआत से ही नहीं थे। वहाँ पे किसी की भी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं होती थी, सिविल सेवकों की। अब क्या करें? तो इसी आधार पे अब ये जब मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गए हैं तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। ये जो वाला पार्ट ए वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका मध्य प्रदेश, सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र, और पार्ट बी आपका कहलाता है मध्य भारत। इन दोनों के लिए तो लोक सेवा आयोग थे, यहाँ पे लोक सेवा आयोग थे, परंतु भोपाल और सी के लिए लोक सेवा आयोग नहीं थे। अब जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, 7वां संविधान संशोधन हमने किया संपूर्ण देश के लिए, और उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पास किया गया और उसी के आधार पर नए नए राज्य बने। और उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 1956 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग को लेके भी कुछ कुछ बातें कही गई। क्या क्या बातें कही गई ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया 1956 का, इसकी धारा क्रमांक 11 का क्लॉज नंबर 2 आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश और मध्य भारत में जो भी पूर्व के लोक सेवा आयोग होंगे उन सभी को समाप्त किया जाएगा। 1 नवंबर 1956 तक जो भी पहले के लोक सेवा आयोग थे उन सबको किया गया समाप्त, मतलब बंद कर दिया गया, क्योंकि नया राज्य बन रहा था तो नए स्तर पे चीज़ों को बनाना था, और जो चीज़ पहले थी उनको पहले समाप्त किया गया, उसके बाद ही नई चीज़ें बन सकती है। ऐसा होता है ना कि जब कभी आपको कोई चीज़ समझना है तो सबसे पहले आपको अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा। सीखने से पहले आपको पहले वो चीज़ें भूलना होती है जो आपने सीख के रखी हुई हैं और जो गलत हैं, उनको पहले भूलेंगे तब आप नई चीज़ सीखेंगे। ऐसे ही जब राज्य का पुनर्गठन हो रहा था, राज्य बन रहा था, उस समय जो लोक सेवा आयोग थे उनको सबको समाप्त किया गया, और इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंदर दूसरा क्लॉज आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में जो भी लोक सेवा आयोग थे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे वो मध्य भारत का हो, इन सभी को समाप्त किया गया। और इसके साथ ही जब समाप्त कर दिया गया तो बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी अधिनियम की धारा क्रमांक 118 के क्लॉज नंबर 3 में नए राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। MPPSC प्री में अभी ये सवाल आया था, आप लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है वो किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) उसमें ऑप्शन था और वही उसका सही जवाब भी था, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 118(3) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में क्या, संपूर्ण देश के लिए ये एक्चुअल में अधिनियम था कि 118(3) के अंतर्गत अब राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, और इसी आधार पे इन्हीं अधिनियम को आधारशिला बनाते हुए राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के माध्यम से एक अध्यादेश जारी किया और 27 अक्टूबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 27 अक्टूबर 1956 को याद रखना, ये किसी अधिनियम के माध्यम से तो बाद में बना है। सबसे पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था इसके लिए। अध्यादेश जारी करने के बाद 27 अक्टूबर 1956 को MPPSC हमारे यहाँ बना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब यहाँ आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1956 को राज्य बना, 27 अक्टूबर 1956 को आयोग बन रहा है। तो ये इस टाइप के जो भी आपके आदेश होते हैं ये भूतलक्षी होते हैं कि इनके लिए पहले से ही इनको लागू कर दिया जाता है। हुआ भले ही 1 नवंबर को, पर इसको भूतलक्षी रूप से लागू कर दिया गया। 27 अक्टूबर 1956 से लागू भी हो गया ये। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग बना वो बना 27 अक्टूबर 1956 को। ठीक, अब इसके की पॉइंट के रूप में अगर हम देखें तो ये संविधान के भाग क्रमांक 14 में इसको शामिल किया गया।
और संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 323 से लेके अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक आपके लिए दिया गया है। उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी है और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी दिया गया है। तो एक बात तो यहाँ निहित है, जब ये संविधान में अगर लिखा हुआ है, संविधान में इसके बारे में बताया है, तो एक बात तो इसमें कन्फर्म होती है कि ये एक संवैधानिक आयोग है। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग है, जिसका संविधान के भाग क्रमांक 14 में अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक प्रावधान दिया गया है। और जितने प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के लिए बताए गए हैं, वही सारे प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी हैं। वो सारे उपबंध राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। तो ये आयोग का इतिहास हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे आयोग की संरचना। आयोग की संरचना मतलब क्या हुआ कि आयोग में कौन व्यक्ति कैसा होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनका निष्कासन कौन करेगा, इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आयोग की संरचना अगर सबसे पहले हम समझें तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्य लोक सेवा आयोग में क्या प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम समझेंगे पहले। ठीक है, कि इसमें संरचना कितनी बताई गई है, कितने सदस्यों के बारे में बताया गया है, कितने अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को अगर हम देखें तो संविधान में लिखा गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होगी। और जो अन्य सदस्य होंगे उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, संविधान में इनकी संख्या के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। तो इसकी संरचना अगर आप देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे, कुछ अन्य सदस्य। और ये जो सदस्य होंगे इनकी संख्या निर्धारित नहीं होगी, ये समय समय पे राज्यपाल इनकी संख्या निर्धारित करके इनकी नियुक्ति करता है। एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति करता है राज्यपाल, एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या संविधान में वर्णित नहीं है, याद रखना। और सदस्यों की संख्या राज्यपाल समय समय पे परिवर्तित भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। कितने वर्ष तक के लिए काम करेंगे, कितने साल तक आयोग में रहेंगे, तो ये बात भी आयोग में बताई गई है। इनका जो कार्यकाल होगा अध्यक्ष और सदस्यों का, ये कार्यकाल होगा 6 वर्ष का और 62 वर्ष की उम्र तक का। 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक का मतलब 6 वर्ष तक अगर वो काम करता है तो एक वो कंडीशन है, अगर उसकी उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो भी पदमुक्त हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा तो भी पदमुक्त हो जाएगा। कार्यकाल याद रखना। यूपीएससी के संदर्भ में अगर हम बात करें, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी 6 वर्ष है और साथ ही साथ 65 वर्ष की उम्र तक का प्रावधान है। परंतु लोक सेवा आयोग राज्य के संदर्भ में हम देखें तो 62 वर्ष तक की उम्र के लिए इसमें आपके उपबंध किए गए हैं। शुरुआत में तो इनकी जो कार्य अवधि थी वो शुरुआत में 60 वर्ष थी। आज जो आप 62 वर्ष देख रहे हैं ये शुरुआत में 60 वर्ष थी। जब मूल संविधान बनाया गया तो उसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो कार्य अवधि थी, जो उनका कार्यकाल था, वो शुरुआत में 60 वर्ष थी, 60 वर्ष। पर संविधान में 41वां संविधान संशोधन किया गया और 41वां संविधान संशोधन करने के दौरान इसकी उम्र की गई 62 वर्ष। पहले ये मूल रूप से 60 वर्ष थी, बाद में इसको 62 वर्ष किया गया 41वां संविधान संशोधन करके। और इसके साथ ही इन अध्यक्ष और सदस्यों की जो भी सेवा शर्तें होंगी, जो भी इनके वेतन भत्ते होंगे, जो भी इनके लिए शर्तें होंगी, वो सब कुछ निर्धारित करने का कार्य किसका है, राज्यपाल का है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें, उनके लिए वेतन भत्ते, ये सब निर्धारित करने का काम किसका है, राज्यपाल का है। और अध्यक्ष सदस्यों को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भारत की नहीं, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि भारत की संचित निधि से उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं।
पर राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पाएंगे तो राज्य की संचित निधि से आप उनको वेतन भत्ते देते हैं। और याद रखना, जो भी भार राज्य की संचित निधि या केंद्र की संचित निधि पर होता है उन पे कभी भी संसद पे मतदान नहीं होता, इन पे कभी बदलाव नहीं हो सकते। इसी कारण से कहा जाता है कि इनके पद के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान इनके लाभ, जो भी इनकी सेवा शर्तें हैं, इनके जो भी वेतन भत्ते हैं, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार अगर निर्धारित हो गया कि 2 लाख रुपए महीना मिलेगा, मतलब मिलेगा, वो कम नहीं होगा जब तक वो उसके पद पे है। चूँकि ये संचित निधि से भारित हैं, राज्य की संचित निधि पे भारित हैं, इस कारण से विधानमंडल पे इस पे मतदान तो हो ही नहीं सकता। तो जो निर्धारित किया जाएगा वही इनको दिया जाएगा। तो इनकी सेवा शर्तें, जो भी वेतन भत्ते हैं, सब कुछ निर्धारित करने का काम राज्यपाल का होता है और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता है। ठीक है। अब अगर कभी अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए तो किसको त्यागपत्र देंगे? याद रखना, अगर इन्हें कभी ऐसा लगता है कि इन्हें त्यागपत्र देना चाहिए तो ये अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को ही देते हैं। तो त्यागपत्र लेने का काम भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र ये देंगे केवल राज्यपाल को। अभी मैंने ये नहीं कहा कि पदमुक्त करेगा। त्यागपत्र अगर इन्हें देना होगा तो ये राज्यपाल को दे देंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक का है। मूल संविधान में पहले ये 60 वर्ष था। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हमने जब 41वां संविधान संशोधन किया, उस माध्यम से, उस संविधान संशोधन से इनका जो कार्यकाल किया गया वो 62 वर्ष किया गया। अगर इन्हें त्यागपत्र देना होता है तो ये किसे त्यागपत्र देते हैं? अपना राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया तो अध्यक्ष का पद तो रिक्त हो गया। सदस्य भले ही हैं पर अध्यक्ष का पद तो रिक्त हो गया। तो ये एक समस्या आ रही थी बाद में चल के। तब संविधान में इस चीज़ को लेके एक थोड़ा सा उपबंध किया गया। 1963 में एक बार हमने क्या किया? 15वां संविधान संशोधन किया। 15वां संविधान संशोधन, और इस 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने ये शामिल कर दिया कि जब कभी भी अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होगा कि वो किन्हीं सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। शब्दों को ध्यान से पकड़ना, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब ये कहलाता है कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता या जब तक जो अध्यक्ष छुट्टी में है वो पुनः ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक उस पद का दायित्व, उस पद का कार्यभार संभालने के लिए जिस व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं वो कहलाता है कार्यवाहक अध्यक्ष। तो 1963 में 15वां संविधान संशोधन करके हमने कार्यवाहक अध्यक्ष का पद भी शामिल किया इसमें, कार्यवाहक अध्यक्ष। और याद रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, केवल 2 ही रास्ते हैं, संविधान में बराबर लिखा हुआ है। कब कब कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? पहला तब जब अध्यक्ष ही ना हो, अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब किसी सदस्य में से कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, अध्यक्ष है परंतु किसी कारणवश वो अध्यक्ष का काम नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी काम से विदेश चला जाए 15 दिन की यात्रा में, तो उस समय तक तो आपका अध्यक्ष का पद खाली है। तब क्या करेंगे आप? तब राज्यपाल इसी 15वें संविधान संशोधन 1963 में जो हमने प्रावधान जोड़ा, उसी प्रावधान के तहत एक कार्यवाहक अध्यक्ष को शामिल करेगा, उस कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और वो जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा इन्हीं सदस्यों में से कोई एक होगा, जो सदस्य हैं इन्हीं सदस्यों में से कोई एक होगा। ये था कार्यवाहक अध्यक्ष की प्रणाली। केवल 2 ही आधार पर कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ हमने कार्यवाहक अध्यक्ष देखा, सदस्य देखा, इन सब के बारे में हमने समझा। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठेगा कि सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या बात है? हमने देखा कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा मंत्रिमंडल की सलाह पे। मंत्रिमंडल मतलब विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, उसमें एक मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल की सलाह पे ही राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो भले ही कितने भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, वो भी विधानमंडल के मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। ठीक,
हमारे यहाँ 1+3 लोग हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। हो सकता है आने वाले समय में 4 भी हो जाएं, हो सकता है 5 भी हो जाएं, क्योंकि ना तो इनकी योग्यता बताई गई है, ना ही इनकी संख्या बताई गई है संविधान में। योग्यता से संदर्भित केवल एक ही बात संविधान में कही गई है कि सदस्य जितने भी होंगे आपके, आप 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, जितने भी रखो, उसमें से आधे सदस्य ऐसे होना चाहिए जिनको सरकारी नौकरी का लगभग 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सरकारी नौकरी भी कैसी, जो केंद्रीय नौकरी होती हैं और राज्य के अधीन उन्होंने कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी किया होगा अच्छे पद पे, उसमें से उन व्यक्तियों को भी आप आयोग के सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। और ये कंडीशन संविधान में बताई गई है। आयोग के जो सदस्य होंगे उसमें से आधे सदस्य जो होंगे उनके पास सरकारी नियोजन का, सरकारी नौकरी का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद देखिए आयोग में अध्यक्षों और सदस्यों का निष्कासन, मतलब उन्हें कैसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने देखा कि अध्यक्षों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, वो भी विधानमंडल में या मंत्रियों की सिफारिश पे, विधानमंडल की सिफारिश पे। और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी हमने देखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 118 के 3 के अंतर्गत किया गया। अब इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने देखा कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। कितना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, इनकी सेवा शर्तें, इनके वेतन भत्ते, जो कुछ भी होगा सब कुछ राज्यपाल निर्धारित करेगा। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, केवल 2 ही आधार पे कि अगर अध्यक्ष ना हो, उपस्थित ना हो या किसी कारणवश वो कहीं बाहर गया हो तो सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये सारी बातें हमने देखी। अब हम देखेंगे इनका निष्कासन, इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनको कैसे इनके पद से अलग किया जा सकता है, ये बातों को समझना है। ठीक है, निष्कासन के लिए संविधान में स्पष्ट बातें लिखी हुई है, स्पष्ट बातें। अगर आपने देखा कि इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु अगर इन्हें कभी इनके पद से हटाना होगा, देखिए त्यागपत्र वो राज्यपाल को दे सकते हैं, परंतु अगर उन्हें सरकार के द्वारा अलग से अगर उन्हें हटाना होगा तो उसके लिए इन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकता, इन्हें हटाने का काम केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। आम तौर पे लोग सोचते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल ही अगर नियुक्ति कर रहा है तो राज्यपाल ही उसको पद से मुक्त करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता है, परंतु उसको पदमुक्त करने का काम, उसको पद से हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। और वो भी ऐसे ही नहीं करता, उसके लिए भी कुछ आधार बने हुए हैं। कैसे हटाएगा वो, ऐसा ही संदर्भ आप देखेंगे यूपीएससी के संदर्भ में भी दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आप उन्हीं आधार पे हटा सकते हैं जिस आधार पे यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया गया था। और यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर वो यहाँ पे भी अध्यक्ष का पद काम कर रहा है और बाहर जाके कोई लाभ का पद में काम कर रहा है तो भी उसको हटा सकते हैं, या राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अब योग्य नहीं है इस पद के लिए, तो वो उस अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है संघ लोक सेवा आयोग में। सेम टू सेम राज्य लोक सेवा आयोग में भी राष्ट्रपति इन्हीं आधारों पे आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल को तो केवल त्यागपत्र दिया जाता है, हटाया तो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। एक आधार और है, साबित कदाचार के आधार पे। संविधान में कदाचार की डेफिनेशन बराबर दी भी गई है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने कोई ना कोई दुराचरण किया है, इसका कोई ऐसा कर्म किया है जो कदाचार के अंतर्गत आ गया है, जिसका आचरण अगर आपको आचरण अगर अच्छा नहीं दिखता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पे भी अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग में भी और राज्य लोक सेवा आयोग में भी। परंतु इस आधार के लिए एक विशेष बात है, ध्यान रखना। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति कदाचार के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा तो ऐसे विषयों को, ऐसे मुद्दे को सबसे पहले उसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना पड़ेगा। अगर कदाचार के विषय का संदर्भ है तो सबसे पहले वो उच्चतम न्यायालय में जांच होगी। जांच होने के बाद उच्चतम न्यायालय जांच पड़ताल करने के बाद राष्ट्रपति को इस बारे में क्या देगा, सलाह देगा कि हटाना है या नहीं हटाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने या उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि इसको हटा दो तो राष्ट्रपति हटाएगा, और अगर कहा कि नहीं हटाओ तो नहीं हटाएगा। याद रखना,
उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह जो होती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य भी होता है। अगर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसको हटाना है तो हटाना है, हटाना पड़ेगा ही। अगर कहा कि नहीं हटाना है तो नहीं हटा सकता वो, नहीं, कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कदाचार के विषय से हटा रहे हैं। पर अगर ऐसा लगता है कि ये दिवालिया है, कहीं अन्य नियोजन के कार्य में शामिल है जो लाभ का पद है, या फिर मानसिक रूप से ऐसा लगने लगा है कि ये इस पद के काबिल नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने लेवल पे हटा सकता है, स्वविवेक से हटा सकता है। सेम टू सेम राज्य लोक सेवा आयोग में भी यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता है, परंतु पद मुक्त करने का काम जो करेगा वो करेगा केवल और केवल राष्ट्रपति। गलत नहीं करना, अक्सर लोग इस चीज़ को गलत कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आयोग की स्वतंत्रता पे। निष्कासन समझ में आया। अब आ जाते हैं आयोग की स्वतंत्रता पे। ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों पे आयोग स्वतंत्र है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं बनेगा। पहली बात, आपने देखा संविधान में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल एकदम नियत किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, इनका कार्यकाल एकदम निर्धारित किया गया है। तो ये इनकी एक मुख्य स्वतंत्रता है। इनको जब चाहे तब नहीं हटा सकते आप, कभी भी किसी भी मुद्दे को बतंगड़ बना के आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए संविधान में इनका कार्यकाल निर्धारित है और ये अपने कार्यकाल तक ही अपना पूरा काम करते हैं, इसलिए ये इनकी एक स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरी स्वतंत्रता, जब ये पद में अपने आसीन हो जाते हैं, जब ये ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनके कार्यकाल के दौरान इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ना तो इनका वेतन घटाया जा सकता है, ना तो इनका कार्यकाल घटाया जा सकता है, ना ही इनके लिए कुछ सुविधाओं को कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जब अगर एक बार ये पद में आ जाते हैं तो उसके बाद इसमें कोई भी गैर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो पेंशन हो, चाहे इनका वेतन हो, चाहे इनका जो वेतन भत्ता हो, चाहे पेंशन हो, इन सभी को राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। संघ के लेवल पे राज्य के भारत की संचित निधि और राज्य पे राज्य की संचित निधि। और जब कोई भी वेतन भत्ता जो भी अगर संचित निधि पे भारित होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संचित निधि पे भारित होने वाला कोई भी वेतनमान भत्ता, उस पे ना तो संघ के अंदर और ना ही राज्य के अंदर, ना लोकसभा के अंदर, ना राज्यसभा के अंदर, ना राज्य विधानमंडल के अंदर, ना ही संसद के अंदर कहीं पे भी मतदान नहीं हो सकता। संचित निधि पे भारित कोई भी वेतन भत्ता होगा उस पर आप मतदान कर ही नहीं सकते। ना विधानमंडल उस पर मतदान कर सकती है और ना ही संसद उस पर मतदान कर सकती है। तो आयोग के भी जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं अध्यक्ष और सदस्यों के, ये राज्य की संचित निधि पे भारित होते हैं। और राज्य की संचित निधि पे भारित होने के कारण विधानमंडल पे इस पर मतदान तो किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये भी इसकी एक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब इसमें इनकी स्वतंत्रता के अंदर 2-3 चीज़ें आपको समझना है मुख्य रूप से, जहाँ से आपके सवाल बनने के चांसेस बनते हैं। आपने देखा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, एमपी की हम बात कर रहे हैं, एमपी के लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा, जब उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से अगर उसका वो सेवानिवृत्त हो जाएगा या यहाँ से उसका पद ख़त्म हो जाएगा, अपनी पूरी नौकरी कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। ध्यान रखना, अध्यक्ष जो है एक बार अध्यक्ष बनने के बाद सरकार की किसी भी नौकरी के नियोजन के पात्र नहीं होगा। नियोजन के पात्र नहीं है, नियोजन के पात्र नहीं है, मतलब कोई भी दूसरी नौकरी वो इस पद के बाद नहीं कर सकता। ये उसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। परंतु स्वतंत्रता में क्या मिलेगा उसको, आप ये देखिए, अगर ये किसी भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो ये यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष भी बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है। और अगर कोई अन्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे मध्य प्रदेश है, तो वो छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है, परंतु उसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा और उसी लोक सेवा आयोग में पुनः उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। क्लियर है। अगर किसी भी लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा, उसके पास एक ही चीज़ में आप रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा
कि वो अपने पद मुक्त होने के बाद किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होता। यहाँ नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी से है, याद रखना कि यहाँ अध्यक्ष का पद निकला और जाके बैंक में काम करने लगे या किसी संस्था का अध्यक्ष बन गए जाके अलग से, ये सब नहीं कर सकता वो। ये एकदम उसके ऊपर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो संघ लोक सेवा आयोग में जाके अध्यक्ष का पद भी ग्रहण कर सकता है अगर उसको लें तो, और वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है, और उस राज्य को छोड़ के भारत के किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग में वो अध्यक्ष का पद भी ग्रहण कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एक इसकी स्वतंत्रता ये हुई। ये बात हुई अध्यक्ष की। अब हम बात करेंगे सदस्य की। ऐसे ही सदस्यों के साथ भी है। सदस्य जो अगर एक बार सेवानिवृत्त हो जाएगा, अपनी नौकरी यहाँ से कंप्लीट कर लेगा, इस पद की पूरी कार्य अवधि कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है ये देखिए। ये जो सदस्य होगा, जब ये अपना एक लोक सेवा आयोग में अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है ये देखिए। इसके लिए भी सेम टू सेम यही है कि ये अपने कार्यकाल के बाद ये किसी भी नियोजन के पात्र नहीं है। ये भी कोई नौकरी नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो संघ सरकार के अंदर हो चाहे राज्य सरकार के अंदर हो, किसी भी नौकरी को करने के पात्र नहीं होगा। परंतु यही सदस्य क्या हो सकता है, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष भी बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है, और इसके अलावा अन्य किसी लोक सेवा आयोग में उस राज्य को छोड़ के अन्य किसी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद ग्रहण कर सकता है। परंतु उसी लोक सेवा आयोग में वो सदस्य नहीं बन सकता। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये एमपी का सदस्य है, एमपी के लोक सेवा आयोग का सदस्य है, तो ये इसी एमपी के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक है, परंतु सदस्य फिर से नहीं बन पाएगा। संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, केवल एक ही कार्यकाल उनको मिलेगा, अगले कार्यकाल के लिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अगर उन्हें फिर से आयोग के अंदर काम करना है तो अगर एमपी के लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है तो अगर उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब वो जाके यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, या किसी अन्य राज्य में जाके वहाँ का अध्यक्ष बन सकता है लोक सेवा आयोग का। परंतु उसी राज्य में अध्यक्ष अब फिर से नहीं बन पाएगा, उसी राज्य में फिर से एक बार काम नहीं कर पाएगा, केवल एक ही कार्यकाल की स्वतंत्रता है। सदस्य के संदर्भ में भी सेम टू सेम यही बात है कि उसी लोक सेवा आयोग में सदस्य नहीं बन पाएगा, परंतु वो संघ लोक सेवा आयोग में जाके अध्यक्ष, वहाँ का सदस्य भी बन सकता है, और किसी अन्य राज्य में जाके वहाँ का वो अध्यक्ष बन सकता है, और उसी लोक सेवा आयोग में जहाँ वो सदस्य है वहाँ पे अध्यक्ष भी बन सकता है, ठीक। और एक ही कार्यकाल के लिए पात्र हैं ये, इनका कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही कार्यकाल है, एक। पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। एक बार अगर इन्होंने अपनी पद हो गया, इनका एक बार कार्यकाल समाप्त हो गया तो दो बार फिर से इन्हें उसी पद में एक बार नहीं ले सकते, फिर से नहीं ले सकते। अब आ जाइए आयोग के कार्य में। बहुत सिंपल है, अगर आपको यूपीएससी के बारे में पता है तो राज्य के कार्यों के बारे में भी पता चल ही जाएगा। राज्य के आयोग के कार्य, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं के लिए वही कार्य करेगा जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए करता है। जैसे यूपीएससी का पेपर लेता है, पेपर बनाता है, उनकी नियुक्ति करता है, ये सारे काम करता है। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर ये सारे काम करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के जो पेपर होंगे उनको बनाएगा, उसके पेपर कंडक्ट कराएगा, उनकी व्यवस्था करेगा, उनकी नियुक्ति के प्रावधान करेगा, उसका सिलेबस डिसाइड करेगा, ये सारा काम उनको करना होता है। इसके अलावा इसके कार्यों को राज्य मंडल में विस्तारित भी किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसमें आप, जो राज्य की जो विधानमंडल होती है, राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यों में विस्तार भी किया जा सकता है, कार्यों में विस्तार भी कर सकते हैं। कैसे, समझिए। आयोग के कार्य आपको पता है कि ये नियुक्ति, जो भी सिविल सेवक होंगे उनकी नियुक्ति करने के लिए, उनके पद को भरने के लिए, उनका सिलेबस, उनके लिए पेपर, ये सारे काम करता है। परंतु राज्य की विधानमंडल अगर चाहे तो इनके कार्य में और भी विस्तार कर सकता है। जैसे
राज्य की विधानमंडल ने एक कानून बनाया और कह दिया कि एक काम करिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग है MPPSC, एक काम करे, ये जल विभाग का भी कुछ काम देखे, वहाँ के लिए भी कुछ काम करे, या किसी प्राइवेट संस्था के लिए भी MPPSC को नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा का पेपर भी अब MPPSC द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये MPPSC मन से नहीं करता, ये राज्य की विधानमंडल द्वारा उसके कार्यों को विस्तार कर दिया गया है। तो राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वो लोक सेवा आयोग के कार्यों पर नियंत्रण रख सकती है, उनका अधीक्षण कर सकती है, उनको बढ़ा सकती है, उनको घटा सकती है। ये काम किसके अंतर्गत आता है? राज्य की विधानमंडल के अंतर्गत आता है। और हर साल लोक सेवा आयोग उसने साल भर में जो भी कार्य किए हैं, जो भी नियुक्ति की है, जिसकी भर्ती की है, जो भी उसने जहाँ जहाँ काम किए हैं, उस सब की एक वार्षिक रिपोर्ट बनाती है और उस वार्षिक रिपोर्ट को राज्यपाल को जाके सौंप देती है। वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, ये वार्षिक रिपोर्ट भी बनाने का काम करती है, अपने साल भर में इसने क्या क्या काम किए हैं, और वार्षिक रिपोर्ट को राज्यपाल को जाके दे देते हैं। राज्यपाल इस रिपोर्ट को क्या करेगा? विधानमंडल में जाके रख देता है। विधानमंडल आपकी मतलब विधानसभा और विधान परिषद में जाके रख देते हैं। वहाँ पे जाके इस आयोग द्वारा किए गए कार्यों पे चर्चा होती है सभा में, उसमें देखते हैं कि इनने ये काम सही किया कि गलत किया, अच्छा किया कि बुरा किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बातें विधानमंडल को पसंद नहीं आती हैं तो आयोग को उसका कारण भी देना पड़ता है। कारण सही तो वो अपना प्रस्ताव विधानमंडल में पेश करवाते हैं। जैसे विधानमंडल ने पूछा कि हमको बताइए आपने PSC में इतना सारा सिलेबस क्यों जोड़ा, तो आयोग उसके बारे में उसका कारण भी बताएगा कि हमने PSC में इतना सिलेबस इसलिए जोड़ा क्योंकि ऐसी ऐसी बात थी, कंपटीशन बढ़ रहा था, इसलिए पेपर को थोड़ा टफ कर दिया गया। तो आयोग जो भी उसने रिपोर्ट बनाई है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसके कारण सहित वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में ले आके उसके पटल पर रख देगा और वहाँ पे सभी जितने भी नेतागण होंगे उसमें चर्चा करके उस पर विस्तृत बातें करते हैं। अब बात करते हैं हम आयोग की सीमाओं की, कि आयोग में ऐसी कौन कौन से हमने प्रतिबंध लगा के रखे हैं, किन किन चीज़ों में आयोग काम नहीं कर सकता। ठीक है, आयोग की सीमाएं देखिए, अभी तक आपने देखा कि आयोग नियुक्ति का जितने भी सिविल सर्विस के जो भी पेपर होंगे उसके लिए काम करेगा, उसके लिए पेपर बनाएगा, उसका सिलेबस डिसाइड करेगा, ये सारे काम आयोग के हैं। ठीक है, अब आयोग की सीमाओं की अगर हम बात करें तो कुछ दो टॉपिक आपको विशेष देखने को मिलेंगे। आयोग जो है पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए उनके पदों की नियुक्ति के लिए और उनके आरक्षण के लिए आप उससे सिफारिश नहीं कर सकते। मतलब पिछड़े वर्ग की जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के पदों की नियुक्ति, पदों के लिए और उसके आरक्षण के लिए आयोग से आप चर्चा नहीं कर सकते। ये काम सरकार का है और आपको पता है पिछड़ा वर्ग आयोग ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये सारी बातें वहाँ पे जाएंगी। इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग पिछड़े वर्ग की जाति के लोगों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए ना तो उनके पदों के बारे में चर्चा कर सकते हो आप उनसे और ना ही उनके आरक्षण को लेकर उस पर चर्चा कर सकते हो। ये इसकी सीमाएं हैं, इनके विषय में वो कोई भी काम नहीं कर सकता। आयोग पिछड़े वर्ग के विषय में कोई काम नहीं करेगा, ना तो उनके पदों के लिए और ना ही उनके आरक्षण के लिए। ऐसे ही ये जो ST SC होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए भी ना तो उनके पदों के लिए और ना ही उनके आरक्षण के विषय में आप आयोग से कोई बात कर सकते हैं। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए इनके लिए पर्टिकुलर संविधान में एक अलग अलग आयोग बनाए हुए हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 338 में, तो अनुच्छेद 338 में आपको मिल जाएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग मिल जाएंगे आपको। 338 और 338 काम है। 338B में आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग आयोग अभी हाल ही में 2018 में बना है संवैधानिक संस्था के रूप में। तो राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना पेपर में पूछने की संभावना है इसको, कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए ना तो उनके पदों के संदर्भ में और ना ही उनके आरक्षण के संदर्भ में कोई कार्य कर सकता है। ये सब कार्य करना एक अलग आयोग के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, राज्यपाल के पास ये अधिकार है, राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो आयोग में या किसी भी पदों को बना सकता है या तो उनको खत्म भी कर सकता है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि आयोग से संदर्भित में या आयोग को भी ऐसा आदेश भी दे सकता है कि एक ये नए प्रकार की भर्ती निकालो आप, एक नया पद बनाओ आप। ये सारा काम राज्यपाल कर सकता है। जैसे अभी हमारे पास कितनी सारी पोस्ट आती हैं, कोई एक नई पोस्ट आ जाए, मान चलो जो MPPSC के संदर्भ में MPPSC उसका पेपर ले रही है। एक पोस्ट आई आपकी कि मान के चलो नगर पथ निर्माण अधिकारी,
पथ निर्माण अधिकारी की पोस्ट आई, उसका पेपर भी कौन लेगा? एमपीपीएससी ही लेगी। तो ये जो पद बना है ये पद बनाने का काम राज्यपाल ने किया है। संविधान में बखूबी लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार होगा कि वो राज्य के संदर्भ में किसी भी नौकरी के लिए पद बना सकता है और पद को खत्म भी कर सकता है। परंतु जब कभी भी राज्यपाल ऐसा करता है तो उसके लिए उसे कम से कम 14 दिन तक विधानमंडल में ऐसे प्रस्ताव को रखना होगा। अपने मन से सारी चीज़ें नहीं कर सकता वो, उसके पास केवल अधिकार है, परंतु वो कर तभी पाएगा जब उसको राज्य की विधानमंडल उसके लिए अथॉरिटी देगी, परमिशन देगी, अधिकार देगी। वो प्रावधान जो होगा, जो प्रस्ताव होगा, वो राज्य की विधानमंडल में रखा होगा। वहाँ पे राज्य की विधानमंडल में उसमें चर्चा होगी। तो राज्य की विधानमंडल के पास भी अधिकार है कि या तो वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो उसको डिनाई कर सकते हैं, या तो वो उसे खारिज कर सकते हैं या तो उसको स्वीकृत कर सकते हैं। दोनों काम राज्य की विधानमंडल के पास हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो नए नए पद भी बना सकता है और नए नए जो पद बने हुए हैं उनको खत्म भी कर सकता है। तो ये आपके राज्य लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं हैं जो इस संदर्भ में आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद देखिए आयोग की भूमिका। आयोग की भूमिका क्या है? ठीक है, हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं और राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या होती है ये देखिए आप। सबसे पहले आमतौर पे राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, ये सब एक प्रकार से सलाहकारी बॉडी है। ये सरकार को केवल सलाह दे सकते हैं किसी भी मामले में। जैसे अगर राज्यपाल ने सोचा है, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको एक नया पद बनाना है और आयोग कह रहा है कि नहीं ऐसा पद नहीं बना सकते, ठीक है, तो आयोग इस संदर्भ में उनको सलाह दे रहा है कि आप ये पद मत बनाइए, ये पद अच्छा नहीं है, ये पद के लिए दिक्कतें हैं, जो भी है आयोग उसको सलाह दे सकता है। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बात को माने अथवा ना माने। अगर वो उनका मन करेगा तो मान लेंगे, नहीं मन करेगा तो वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। तो आयोग की जो भूमिका है यह एक सलाहकारी भूमिका है। ठीक है, सलाहकारी भूमिका है और इसकी सलाह को सरकार मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती, दोनों काम कर सकती है। ठीक है, परंतु सरकार को अगर वो उसकी सलाह नहीं मान रही है तो विधानमंडल को ये बताना पड़ेगा कि आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, मतलब कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, विधानमंडल को। सरकार अलग होती है, विधानमंडल अलग होती है। सरकार जो सत्ता पे बैठी हुई है, विधानमंडल जो सारे विधायक लोग हैं, सारे सांसद लोग हैं, सारे जो भी लोग हैं वो सब विधानमंडल और आपके संसद के अंदर आते हैं। ठीक, तो सरकार को ये चीज़ बताना पड़ेगा आगे चल के कि भाई आपने उनकी बात क्यों नहीं माने हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसकी सलाहकारी चीज़ों को भी नियंत्रण कर सकती है, सलाहकारी कार्य को भी वो नियंत्रित कर सकती है। सरकार कोई भी अधिनियम किसी भी कानून के माध्यम से कोई भी कानून अगर बना दे, इससे इसकी सलाहकारी शक्ति को भी वो कम कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये सारी है आयोग की भूमिका के अंदर हम इन चीज़ों को काउंट करते हैं। आयोग की भूमिका इस प्रकार की कहलाएगी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आयोग की भूमिका सलाहकारी भूमिका है और सलाहकारी भूमिका में उसकी सलाह को सरकार मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती। अगर सरकार उसकी भूमिका को नहीं मानती है तो विधानमंडल को उन्हें बताना होता है कि वो उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं और फिर आगे उसमें कार्यवाही होती है। अब बात करते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, ये लगभग पूरा लोक सेवा आयोग है। इसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी चीज़ें बताऊंगा। अब हम बात करेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग की। देखिए, आपने संघ लोक सेवा आयोग देखा, राज्य लोक सेवा आयोग देखा, इनके बारे में संविधान में बराबर लिखा हुआ है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323। परंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो राज्य आपस में मिलके कोई लोक सेवा आयोग अगर बनाना चाहते हैं तो वो एक आयोग बना सकते हैं। उस आयोग को कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। परंतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में कहीं भी कुछ नहीं बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उनके बारे में संविधान में बताया गया है, जबकि संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। संयुक्त लोक सेवा आयोग को अगर गठन करना है तो दो राज्य आपस में मिलके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं और जब अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके लिए संसद में एक कानून पारित करना पड़ता है, एक अधिनियम पारित करना पड़ता है। जब अधिनियम पारित हो रहा है, कोई कानून पारित हो रहा है, तो इसका तात्पर्य इसमें एक बात निहित है। इसका तात्पर्य ये हुआ
कि ये एक सांविधिक संस्था कहलाएगी, ना कि संवैधानिक। ये एक वैधानिक संस्था होगी, सांविधिक संस्था होगी, जिसका गठन 2 राज्यों की सहमति से, आपसी सहमति से संसद द्वारा किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद करेगी, राज्यों की आपसी सहमति पे करेगी। अगर 2 राज्य, जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग है, हम छत्तीसगढ़ का भी एक अलग लोक सेवा आयोग है। अगर दोनों राज्य चाहेंगे कि हमको एक ही लोक सेवा आयोग चाहिए, तो वो दोनों मिलके एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, उसको कहेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। परंतु गठन न छत्तीसगढ़ की विधानमंडल करेगी, ना मध्य प्रदेश की विधानमंडल करेगी। इसकी स्थापना, इसका गठन का काम करेगा कौन? संसद। संसद में पहले एक कानून बनेगा इसको लेके, और उसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग काम करता है, ठीक है, 1966 में बना था वो। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन करेगा वो करेगा कौन? संसद। संसद द्वारा इनका गठन किया जाता है एक कानून के माध्यम से, ठीक। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करेगा, अध्यक्ष कौन होगा इसका? अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनको पदमुक्त करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। इनका कार्यकाल जो होगा, जितना राज्य लोक सेवा आयोग का है 6 वर्ष या 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। 2 राज्य आपस में मिलके ये काम कर सकते हैं। अब 2 राज्य मिलके जब एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वार्षिक रिपोर्ट तो बनेगी, और जब वार्षिक रिपोर्ट बनेगी तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है, देखिए अगर 2 राज्य हैं तो ये जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, इसको ये जो राज्यपाल होंगे, एक राज्यपाल एक स्टेट का और दूसरे स्टेट का दूसरा राज्यपाल, दोनों राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और फिर वो राज्यपाल अपने अपने विधानमंडल में जाके उनकी उस रिपोर्ट को सामने रखेंगे, उस पर फिर चर्चा होगी। ये सब आगे की प्रोसेस कहलाती है। इनकी सेवा शर्तों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। इन्हें पद से अगर बर्खास्त करना होगा तो राष्ट्रपति इसको पद से बर्खास्त कर सकता है ना। ये सारी बातें राष्ट्रपति के अंदर आएंगी। क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें संघ का भी थोड़ा सा आप देखेंगे हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। और 1919 में जब अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था 1919 का, उसमें कहा गया था कि केंद्र के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए, और उसी आधार पे हमने 1926 में ली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमने क्या बनाया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया। उसके बाद 1935 में जब फिर भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में, उसमें कहा गया कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हम बना सकते हैं। तो याद रखना, अगर जो लोक सेवा आयोग को एक विधिवत रूप देने का काम किया है तो वो किया है 1919 के अधिनियम ने। फिर 1935 का जो अधिनियम है, इससे हमें प्रांतीय लोक सेवा आयोग के बारे में पता चला, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन करने का हमको यहाँ से रास्ता मिला। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से संयुक्त और राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जबकि 1919 का जो अधिनियम है उससे संघ लोक सेवा आयोग के आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन सारी बातों से कौन कौन सी बातें रिलेट खाती हैं। ठीक, देखिए अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं। अगर इसकी गठन की हम बात करें तो 27 अक्टूबर 1956 को इसको राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय बनाया गया, हमारा मध्य प्रदेश में जो मुख्यालय बनाया गया, ये इसका मुख्यालय है इंदौर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान अगर हम देखें, संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक इसके संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें अध्यक्ष और सदस्य संरचना देख लीजिए आप कि इसमें संरचना कितनी होती है, कितने लोग होते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, और साथ ही साथ 3 सदस्य हैं। कितने? 3 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पदमुक्त भी करेगा, तो पदमुक्त करने का काम किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति के पास होता है। परंतु अगर त्यागपत्र देना होता है, त्यागपत्र अगर देना होगा तो वो राज्यपाल को दे सकते हैं।
इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की उम्र तक होता है। आपने देखा मूल संविधान में ये जो था ये 60 वर्ष था, परंतु 41वां संविधान संशोधन हमने 1976 में किए और फिर हमने इसकी उम्र कर दी है 62 वर्ष। इसको भी ध्यान रखना है आपको, कार्यकाल हो गया। अब अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर आप बात करें, प्रथम अध्यक्ष, आमतौर पे ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते थे पहले, पर अब नहीं पूछेंगे, अब तो अंदर की चीज़ें पूछेंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डी.बी. रेगे जो हैं इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, और अभी वर्तमान में जो हैं वो राजेश लाल मेहरा है, राजेश लाल मेहरा। एक बार नाम जरूर देख लेना आप, और जब पेपर देने जाओगे तो उस समय भी एक बार नाम जरूर चेक कर लेना, ठीक है, ताकि अभी तो वर्तमान में जो राजेश लाल मेहरा हैं ये कार्यवाहक के रूप में नियुक्त हुए थे, वर्तमान में क्या स्थिति है ये आप देख लेना। तो ये इसकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिर्फ इतनी सी जानकारी आपको याद जनरली बताई जाती है, पर इतनी जानकारी अब पेपर के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इन सारी जानकारी के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको।